नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बयान ने देश की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। जॉर्ज ने हिंदुस्तान के पीएम मोदी पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट बनाया और उनको अलोकतांत्रिक बताकर हमला किया। इस पर मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस मोदी विरोधी टूलकिट का हिस्सा है। इस मामले में हर भारतीय को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले तफसील से अपडेट्स के साथ पूरी सियासत आपको समझा दें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। हिंदुस्तान की मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई, उसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि अमेरिकन कारोबारी भी पीएम मोदी को बदनाम करने वाली टूलकिट का हिस्सा है। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सोरोस भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। इसी बात पर बीजेपी भड़क गई और जॉर्ज सोरोस को एंटी मोदी धड़े के साथ खड़ा कर दिया। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसे इकोनॉमिक ऑफेंडर से लेकर कई चीजें कही गई है, उसके कृत्यों की वजह से, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है हमारे देश में डिस्टेबलाइज और डिमोनाइज करने के लिए डेमोक्रेसी को, यहाँ की आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए और जनता के मैंडेट को अंडरमाइन करने के लिए। बीजेपी ने जिस तरह के आरोप अमेरिकन अरबपति जॉर्ज सोरोस पर लगाए हैं, उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है। बीबीसी कंट्रोवर्सी जैसे मामलों के तार भी इस मामले से जुड़ते दिख रहे हैं। और ऐसे में एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं में से कुछ सवाल भारत 24 पर, आपके अपने चैनल पर पब्लिक है, सब जानती है मैं सवाल उठाने जा रही हूं। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस पर तीखा पलटवार किया है। इस मामले में विपक्ष का भी साथ मिला है, लेकिन कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के बयान की निंदा की है और स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी साफ सुन लो, पीएम मोदी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना बीजेपी का काम है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। बीजेपी देश के पीछे न छिपे, लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि विपक्ष पीएम की लोकप्रियता से डरा हुआ है। इसी प्रकार से एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये बहस रहने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले सवाल क्या है वो आपके सामने है। मोदी विरोधी टूलकिट का हिस्सा है क्या जॉर्ज सोरोस? एक बड़ा षड्यंत्र साजिश रची जा रही है। दूसरा सवाल, मोदी हटाओ अभियान के आखिर कितने किरदार है? सवाल ये भी। तीसरा सवाल, मोदी की लोकप्रियता से डरे विदेशी साजिश रचे, क्या पूरी प्लानिंग चल रही है? चौथा सवाल क्या है, विपक्ष की धारदार वार, विदेशी फंडिंग है औजार। पांचवा और आखिरी सवाल फिरा इसी मुद्दे पर, बीबीसी बना टूलकिट, मोदी विरोध में विपक्षी फिट। इसी मुद्दे पर हमसे बहस करेंगे। कौन कौन चर्चा करेंगे, खास मेहमान कौन रहेंगे, जल्दी से बता देती हूं। के मिश्रा रहेंगे मौजूद बीजेपी से इस डिबेट में मेरे साथ। मनोज यादव मौजूद रहेंगे, एसपी के नेता है। रतन शारदा जी मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय अरोड़ा मौजूद रहेंगे कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका राणा मौजूद रहेंगी, साथ ही साथ अवधेश कुमार जी मौजूद रहेंगे। अमित मिश्रा जी कंसल्टिंग एडिटर है भारत 24 के, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सीधा रुक कर रही हूं के मिश्रा जी का। के मिश्रा जी,
क्या लगता है आपको कि मोदी विरोध में एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है, एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, देश में काम नहीं चला तो अब विदेशों से काम हो रहा है, कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है? के मिश्रा जी। साजिया जी, देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को एक राष्ट्रवाद के लिंक में जोड़ करके पूरे भारत का उत्थान कर रही है, तब से देश हो या विदेश हो, कहीं ना कहीं टूल किट काम करना शुरू कर रही है। देश वालों को छोड़िए, अब विदेशियों को भी मोदी जी से डर लगने लगा है। और ये इसका एक साफ एग्जाम्पल है, जिस तरीके से इंडिया जो है 10वें नंबर से लेकर के आज 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है, और प्लान ये है कि वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा जल्दी ही। तो जब इकोनॉमी की बात आती है तो जो विदेशी लोग हैं, जॉर्ज सोरस है कौन? जॉर्ज सोरस के बारे में ये समझ लीजिए, जॉर्ज सोरस के अगेंस्ट फ्रांस की कोर्ट में 2002 में अनएथिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको गिल्टी साबित किया गया है। वहां पे छोड़ दीजिए, अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में भी उसको भी अनएथिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसके अगेंस्ट कोर्ट से नोटिस पास हुआ है। तो वो एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ओपन सोर्स में जो इंफॉर्मेशन है कि हिलरी क्लिंटन की फाइल को 2016 में जब देखा गया तो उसमें वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हिलरी क्लिंटन को जिताने के लिए और ट्रंप को हराने के लिए जॉर्ज सोरस लगा हुआ था। इसी तरीके से डीसी लीक्स करके, जैसे विकी लीक्स होता है, वैसे डीसी लीक्स में 2016 में 2500 फाइलों को हैक किया था जॉर्ज सोरस की, और उसमें 3 चीजें निकल के सामने आई थी कि वो विश्व के पटल पे वो एक इलेक्शन इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा माइग्रेशन को प्रमोट करता है, तीसरा जो डिफरेंट कंट्री है वहां के डेमोग्राफिक चेंजेस को करता है। ये सारे फैक्ट ऑलरेडी ओपन सोर्स में है। कुछ क्लोज सोर्स की इंफॉर्मेशन बताता हूं। 2005 में यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के अगेंस्ट इसने इलेक्शन इन्फ्लुएंस किया, जिसके लिए सीआईए ने इसको बोला है। सीआईए जो अमेरिका की खुद की एजेंसी है, वो कहती है डार्क प्रॉफिट मोटिव के साथ ये कर रहा है। इसी तरीके से अल्बेनिया में दंगे हुए थे, उसके लिए भी सीआईए ने इसी को गिल्टी माना था। 2011 की रिपोर्ट है सीआईए की। तो इनका अपना देश ही जॉर्ज सोरस के खिलाफ है। और जॉर्ज सोरस जब हमारे देश की बात करते हैं तो एक ऐसा आदमी जो इतनी सारे जगह दोषी है, इतने सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में की लिस्ट में आता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से हमें कोई परेशानी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, चूंकि देश के प्रधानमंत्री की बात है तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और सबको पक्ष विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, के मिश्रा की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? सबसे पहले कहूंगा कि आप जिस तरीके से देशों के नाम सुना तो मैं हतप्रभ रह गया। कितना गजब का डेटा है कि कौन व्यक्ति किस देश का चुनाव इन्फ्लुएंस कराता है। ये सारी बातें तो मैं सुन के चौंक गया। मुझे लगता था कि धर्म हिंदू मुसलमान के आता नहीं है, आता तो सब कुछ है, आता नहीं सब जानते भी है। ये कौन साहब है जो पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा रहे थे, पूरा विश्व थर्रा रहा था, अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा था, वो कौन है? और वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव कराने जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा विश्व में डंका बजा रहे थे। तो आज ये कौन सी बात सामने आ गई? क्या डंका बजना कम हो गया, अथवा आज क्या मोदी जी की ताकत घट गई कि विश्व के तमाम सारे देश, चाहे वो कई देशों के समूह का जो पत्रकारों की रिपोर्ट आई है, या अमेरिका का कोई उद्योगपति है, ये सब, या अडानी उनके प्रिय हिंडबर्ग की जो रिपोर्ट आती है, ये सारी चीजें आखिर क्यों आ रही हैं? क्यों? क्या मित्र उनका राष्ट्रपति नहीं रहा अमेरिका में इस वजह से, अथवा उनका राजनीतिक कद घट रहा है? आदरणीय मोदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि देश, भारत की पहचान इन सारी चीजों के लिए नहीं है। भारत की पहचान विश्व में, भारत विश्व बंधुत्व के लिए है। भारत के लचीले और सबको अपनाने वाले संविधान, सबको समाहित करने वाले विषय में है। आज विश्व के लोग कैसे भारत को इस तरह कह सकते हैं? और मोदी जी का कोई जवाब नहीं, मोदी जी इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। आखिर जॉर्ज सोरोस की बात से सहमत है मनोज यादव? जॉर्ज सोरोस की बात से सहमत हैं क्या? नहीं, मैं तो आप जॉर्ज सोरोस के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं?
शांत रहिए बीच में। नहीं नहीं, शांत कैसे रहे? आप इतनी देर से एक भारत के विरुद्ध कोई आदमी टिप्पणी कर रहा है, आंतरिक राजनीति में मतभेद चलता है। अगर आप लोगों के पास इतनी समझ नहीं है कि भारत की आंतरिक राजनीति और बाहर से कोई इन्फ्लुएंस करे, उस दोनों में डिफरेंसेस होता है और उस पर क्या बोलना चाहिए, क्या समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है कि जॉर्ज सोरोस ने जो कहा है वो सच है और जॉर्ज सोरोस की तरह मोदी का डेमोक्रेसी से और यहां से उसका नियंत्रण घटना चाहिए? मोदी जी हिंदुस्तान के विपक्ष को क्या अहमियत देते हैं आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, और विपक्ष उनके साथ देश के मुद्दों पे खड़ा है, ये आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं तो अभी इस समय टेलीविजन पर जो आपका स्टैंड है, जिस ढंग से उस समय से ऐसा लग रहा है जैसे कोई जॉर्ज सोरोस के समर्थक कोई ये टीवी पर बैठ करके आप क्या उनके ओपन इंडिया फाउंडेशन, वो जो आपका उनका ओपन फाउंडेशन है, उसके एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं क्या? क्योंकि वही लोग ऐसी बात कर रहे हैं भारत में। ठीक सवाल हो गया आपका, मुझे जवाब देने दीजिए। आप मोदी जी के प्रवक्ता, हमको कोई दिक्कत अरे नहीं। मोदी अभी पीछे गया, जरा जॉर्ज सोरोस पर बात करिए। उसने म्यूनिक में जो स्टेटमेंट दिया है, क्या दूसरे किसी देश के बारे में इस प्रकार का स्टेटमेंट देगा तो वो देश उसका क्या पूजा करेगा, उसका समर्थन करेगा, अपनी आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाने देगा उसे? ये वाला एंगल मत बनाइए, ना, ये एंगल मत बनाइए। एंगल ये है कि भारत पे इतने आरोप कैसे लग रहे हैं? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे इतने आरोप लग सकते हैं भारत पे? क्या भारत का इतिहास ऐसा रहा है क्या? नहीं, भारत का क्या बिगड़ गया? आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। अरे भारत का क्या बिगड़ गया? जॉर्ज सोरोस की, दुनिया के ही लोग जॉर्ज सोरोस की बातों का खंडन कर रहे हैं। जरा इंटरनेशनल मीडिया भी देख लिया करिए। विश्व में जो एक बेहतर पहचान बनी, बताया गया, भारत में उसका डंका बजाया गया। कैसे, क्या बात कर रहे हैं? अरे उस पहचान के कारण ही तो समस्या खड़ी हुई है। कैसे बात कर रहे हैं आप? जब कोई देश उठ के खड़ा होता है, दुनिया में अपने अनुसार नीतियां बनाता है, आपको मालूम है उसने क्या कहा है? वो कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसा देश है जो क्वाड का मेंबर है, जो अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ बैठता है और इसके विरोध में रूस से कम रियायत दर पर तेल लेता है। तो वो समस्या यहाँ है, आपको समझ नहीं आ रही है? भारत हमेशा से इन बड़े बड़े देशों के समतुल्य खड़ा होता था। हम नाइजीरिया और नाइजीरिया के बगल में नहीं खड़े होते थे। आपको पता नहीं है क्या? ठीक है मनोज यादव जी, लौटूंगी मैं आपके पास। रतन शारदा मेरे साथ जुड़े हुए। रतन शारदा जी का मैं सीधे रुक कर रही हूं। रतन शारदा जी, जिस जॉर्ज की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डेटा में साझा कर देती हूं। अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में लिबरल सरकार बनाना चाहता है ये व्यक्ति। ये डेटा इसके बारे में सामने आता है और इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं। इसके लिए फंडिंग की जाती है इस व्यक्ति द्वारा। साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हराने के लिए चंदे में इस व्यक्ति द्वारा, जॉर्ज के द्वारा, एक बड़ी रकम भी दी गई थी। उसके बाद भी विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग इसको सही मानते हैं। कितना ठीक है ये सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के भोले भाले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं, वही तो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। यानी सालों से आपके टीवी पे आकर समाजवादी पार्टी चिल्लाती है, वही जॉर्ज सोरोस कह रहा है। या तो जॉर्ज सोरोस इनसे सीख रहा है, ये जॉर्ज सोरोस से सीख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जॉर्ज सोरोस को खुद आना पड़ा पर्दे से बाहर कि मुझे मोदी जी को हटाना है, इसके लिए खुद उसको सामने आना पड़ा, जबकि उसके प्यादे वो भारत के अंदर, भारत के बाहर इतने सालों से चिल्ला रहे हैं, 8-9 साल से, बल्कि मैं कहूँगा 2002 से, उनसे काम नहीं हो पाया तो सोरोस को खुद मैदान में आना पड़ा। ये सबसे बड़ी हार सोरोस की है। इनको पता नहीं, सोरोस ने $1 अरब का पैसा दिया, जो उसने कहा कि जो भी डेमोक्रेटिक या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उनको गिराना है, इसके लिए $1 अरब की ग्रांट उसने दी। उसने $30 मिलियन तो केवल अमेरिका के बड़े बड़े मूर्धन्य मीडिया को दिया। और ये जो लिबरल की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनको डेमोक्रेसी कैसी है? इन्होंने ट्रम्प को प्लेटफॉर्म से हटा दिया सोशल मीडिया के। इन्होंने सोशल मीडिया से ऐसे सोशल मीडिया ऐप हटा दिए जो कि इस प्रकार से लेफ्टिस्ट एजेंडा नहीं चला रहे थे। ये इनके कैंसर कल्चर जो है, जो कहते हैं डेमोक्रेसी तभी है अगर आपके विरोधियों को बोलने न दिया जाए, ये सोच है। जॉर्ज सोरोस का जो बड़ा स्वरूप जिनको पता नहीं है, वो इस प्रकार से नेशनल वॉइसेस को दबाना और एनार्की को सपोर्ट करना है। न्यू लेफ्ट के सबसे बड़े सपोर्टर है। न्यू लेफ्ट क्या है? जो सोसाइटी को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है, जो परिवार व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहता है, जो स्थापित मूल्यों को तोड़ना चाहता है। ये न्यू लेफ्ट का एक शॉर्ट मैं बताऊं, या फिलॉसफी देने का कुछ उपयोग नहीं है। ऐसे लोगों को जॉर्ज सोरोस भर भर के पैसे देता है। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे संगठन जिनको इसके पैसे मिलते हैं। जो राहुल गांधी के साथ चल रहा था, जॉर्ज सोरोस का आदमी,
वो भारत के अंदर उसका फाउंडेशन का प्रमुख है। तो राहुल गांधी और उसके साथी भारत तोड़ वाले जितने भी जो पहले कांग्रेस से विरोधी थे वो भी राहुल गांधी से चल रहे थे। अब ये जो इनके भूल रहे हैं, समाजवादी पार्टी भूल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रमुख जयराम रमेश ने जहाँ एक तरफ राहुल गांधी के साथ सोरोस के व्यक्ति को खड़ा किया, यही आंकड़े यही डेटा रतन शारदा जी इंटरनेट पे भी पड़ा है। बस नाम सर्च करने की देरी है इस व्यक्ति के बारे में, सब कुछ छन छन करके अमित मिश्रा जी सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल रतन शारदा जी, माफी के साथ लौटूंगी मैं आपके पास। अमित मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या कुछ लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि कभी उनको बीबीसी से मोहब्बत हो जाती है तो कभी किसी विदेशी से, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर सकते और ना ही अपनी जांच एजेंसियों पर? साजिया, सवाल उससे बड़ा है। सवाल यह है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में बैठा है, विदेश का बड़ा उद्योगपति है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है अपने हित के लिए, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को हटाने के लिए उसका पैसा इस्तेमाल होता है, क्या भारत का लोकतंत्र इस व्यक्ति से छोटा है? भारत का लोकतंत्र इस व्यक्ति और ऐसे कई व्यक्तियों से बहुत बड़ा है। और ऐसे चैलेंजेस, ऐसे बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की आवाम ने उनको चुना है, एक मैंडेट है उनके साथ। और अगर कोई व्यक्ति विदेश की धरती से विदेश के मीडिया को इस्तेमाल करके हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे संविधान पे सवाल खड़ा करता है, तो जाहिर सी बात है ये वो किसी व्यक्ति विशेष पे सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, ये उस लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा हो रहा है। भारत की जनता ने एक लोकतंत्र में आस्था जताई है और वो चुनती है 5 साल के लिए सरकार। अगर वो इस बात की तस्दीक देते हैं कि हाँ वो मोदी को हटाने के लिए अपना पूरा यंत्र लगाएंगे, तो माफी चाहेंगे। माफी से कहूंगा कि उनके इस तस्दीक को भारत की जनता बहुत नकार दे सकती है, क्योंकि भारत की जनता यह तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री, अगली सरकार किसकी होगी। ये जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति तय नहीं करेगा, जो अमेरिकी मीडिया को फंड करता है, अमेरिका के एनजीओ को फंड करता है, वहां के लेफ्ट ओरिएंटेशन को फंड करता है। तो ये फंडिंग उनको मुबारक हो। साजिया, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस लोकतंत्र की वकालत हम लोग कर रहे थे, वो लोकतंत्र बहुत मजबूत है। और उससे ज्यादा जॉर्ज सोरोस को इंडियन मीडिया में, भारतीय मीडिया में इतनी जगह मिल गई, आज वो चर्चा में है। ये होना नहीं चाहिए था मेरे व्यक्तिगत विचार से, क्योंकि जॉर्ज सोरोस को अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो उसका मकसद साफ हो जाता है, वो अपने मकसद में पूरा उसको कर लेता है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विश्व में ढेर सारे मिलेंगे, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन क्या भारत के किसी उद्योगपति ने अमेरिका के शासन को डिस्टेबलाइज करने का बयान दिया? नहीं। तो अमेरिकी प्रशासन के पास भारतीय प्रशासन को, भारतीय विदेश मंत्रालय को इस तरह की बात रखनी चाहिए कि क्या आपकी सरजमी से कोई व्यक्ति, क्या इतनी आजादी है कि वो किसी मुल्क की चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, किसी देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करना चाहता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर एक्ट होना चाहिए। पॉइंट चाहिए अजय अरोड़ा जी, इस बात को हमें समझना होगा और स्वीकार भी करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार, किसी भी प्रकार का अटैक देशवासी के ऊपर, हर देशवासी के ऊपर अटैक होगा, जिसका मुंहतोड़ जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। शाजिया, बिल्कुल हम देश के साथ हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हम अगर लोकतंत्र के मंदिर में, हम सदन में बात करते हैं एज ए विपक्ष, तो समझ आता है कि हमारा आंतरिक मामला है। कोई बाहर का व्यक्ति जितना मर्जी व्यवसायी हो, जितना मर्जी नेता हो, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे अमेरिका में, इन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन एक एज ए नेता कहा था, लेकिन वो भी नहीं कहना चाहिए था। आज मुद्दा ये है कि हम जॉर्ज सोरोस को जिस प्रकार से अमित जी ने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं? अगर उसकी चर्चा हो रही है सदन में, अगर हमारी केंद्रीय मंत्री चर्चा कर रही है, तो इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री को चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम विपक्ष में हैं, जिस प्रकार अडानी के मुद्दे पे हम बोले, हमारा आंतरिक मामला था। अडानी पे एक बार नहीं अनेक बार बोलेंगे, हम संसद में अनेक बार घेरेंगे, हमें मौका पड़ेगा, अगर सरकार हमारी बात नहीं, हम वॉकआउट करेंगे। लेकिन बाहर के व्यक्ति को, बाहर के व्यवसायी को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, अगर बदलने होगी तो विपक्ष करेगा, ये बात हम कहेंगे। उनकी क्या हिम्मत होती है? हम अपने आप निपटेंगे। अगर हम विपक्ष में, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ना आए और हम विपक्ष सारा एक हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र बना रहे, संविधान की हत्या ना हो, महंगाई कम हो जाए,
किसानों की दुर्दशा ठीक हो जाए, और बड़े मुद्दे हैं। तो इसीलिए शाजिया आज वक्त इस बात का है कि हम देश के साथ खड़े हैं। ठीक है, हमें आप लोग देश के साथ खड़े हुए हैं। प्रियंका राणा जी जी बिल्कुल, प्रियंका राणा, क्या एंटी मोदी नैरेटिव सेट करने के पीछे कुछ लोग इतने पागल हो गए हैं कि अब वो विदेशों से भी अटैक करवा रहे हैं? क्या इस प्रकार की तस्वीर आपको नजर आ रही है प्रियंका राणा? देखिए शाजिया, बाहर से कोई अटैक करे और हम लोग उस चीज़ को मान ले, इतने बेवकूफ़ हमारी देश की जनता नहीं है। इसी देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, विश्वास दे करके और अपना पूरा बहुमत दे करके। लेकिन फिर मैं यही बात कहूँगी कि आखिर जॉन सोरोस है कौन? मतलब अगर आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अरे हिंडनबर्ग, आपका BBC, हम नहीं मानते उनको जब तक उनके किसी भी मुद्दे में सच्चाई ना हो। अब हिंडनबर्ग क्या है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे देश की जनता का पैसा अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्वीट्स तो आपकी पार्टी के द्वारा होते हैं हिंडनबर्ग पर, ट्विटर पे देख लीजिए, खुले कैंपेन चल रहे हैं, भूल गई आप शायद। मेरी पार्टी तो कोई नहीं है शाजिया, लेकिन हाँ, मैं जिस चीज को सपोर्ट करती हूँ, मैं देश की जनता की आवाज को उठाती हूँ। देश की जनता की आवाज ये है कि अगर LIC और सरकारी बैंक का पैसा अगर कहीं लगता है, उसके लिए सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अचानक से लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसकी कंपनियां जो हैं वो लॉस में जा रही हैं, तो सवाल पूछे जाएंगे। और ये आम जनता का मुद्दा है। मैं सिर्फ स्मृति ईरानी जी से ये पूछना चाहूंगी, जब कानपुर में माँ बेटी जल जाती हैं बुलडोजर नीति के तहत, प्रशासन की गलती के तहत, तब उनके मुंह में दही जम जाती है, तब वो एक शब्द नहीं बोलती। हाथरस में बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया। दिल्ली के अंदर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, तब उनके ऊपर एक जवाब नहीं आया। लेकिन आप जॉन सोरोस है कौन? जॉन सोरोस, उसकी कोई यहाँ पे वजूद नहीं है। देश के अंदर गरीब जनता को कुछ नहीं पता है कि जॉन सोरोस, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो हमारी देश के लोकतंत्र या फिर हमारी राजनीति में इंटरफेयर कर सके। देश की जनता अपने मूलभूत समस्याओं पर पहुंच जाती है। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम बीजेपी से ही लेंगे, लेकिन इस समय की ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो दर्शकों को बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली बड़ी राहत। वॉइस सैंपल लेने की प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने भी खारिज किया प्रार्थना पत्र। इससे पहले भी लोअर कोर्ट से खारिज हो चुका है प्रार्थना पत्र। इस समय की बड़ी जानकारी, राज्य सरकार की बाड़ेबंदी और विधायकों की खरीद फरोख्त का था बड़ा मामला। इस मामले पर ऑडियो को शेखावत का बता करके तथा कथित एक ऑडियो को वायरल किया गया। कोर्ट में आलोक शर्मा की ओर से लगाई गई थी याचिका, वॉइस सैंपल लेने की लगाई गई थी याचिका, लेकिन आज 2 साल बाद मामले को दूसरी बार न्यायालय ने खारिज कर दिया है। समय की बड़ी जानकारी, राहत मिली है गजेंद्र सिंह शेखावत को। आपको बता दें कि राज्य सरकार की बाड़ेबंदी और विधायकों की खरीद फरोख्त का यह बड़ा मामला था, जिसमें आप गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ी राहत मिल गई है। और वापस लौट रही हूं अपनी चर्चा के विषय पर और सीधा रुख के मिश्रा जी का, जो कि हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, चीन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी फैली है उसके मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जॉर्ज सोरोस पर आप लोग चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ हम भी समझना चाहेंगे, ऐसा क्यों? शाजिया जी, मैंने बताया कि जॉर्ज सोरोस है कौन। अब बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस को यहां बताना जरूरी क्यों है। जी। जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओ है उसका वाइस प्रेसिडेंट है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलता है। 2009 में कांग्रेस के लीडर शशि थरूर अमेरिका जाते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, उनका ट्वीट हमारे पास है। उसके बाद राहुल गांधी, जब जॉर्ज सोरोस ने हमारे भारत के अगेंस्ट बोला था, उस अगेंस्ट में जिसमें कि उसमें बोला था कि भारत एक ऑटोक्रेटिक पाकिस्तान जैसा देश हो जा रहा है, बांग्लादेश जैसा देश हो जा रहा है, इस ट्वीट को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और इसकी डेट है
11/3/2021 को। और अब मैं बताता हूं जॉर्ज सोरस है कौन। जॉर्ज सोरस आपको दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताऊं मिश्रा जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी इस चीज की। जब 1971 में, सुन लीजिए पहले आप, जब 1971 मैं आपके में बीच में नहीं बोला था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, 20 सेकंड। मैं आपको बता रहा हूं, नेहरू खानदान के मिस्टर बीके नेहरू जो अंकल हैं इनकी फैमिली के, फेरी नेहरू उनकी वाइफ है, फेरी नेहरू एंड जॉर्ज सोरस दोनों भाई बहन हैं, दोनों हंगरी में पैदा हुए थे। और जॉर्ज सोरस इंडिया आया था, इंडिया आकर के फेरी नेहरू से मिला था। तो ये टूल किट है और इसलिए एक्सपोज हो रही क्योंकि जॉर्ज सोरस जिस लाइन पे चल रहा था उसी लाइन पे कांग्रेस चलती जा रही है। इसलिए बताना जरूरी है, देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि जिस तरीके से मोदी जी के बार बार टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। अजय जी लौटूंगी। अमित जी आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? इसलिए इसको यही बताना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस ने करवाया है, बस बोल नहीं पा रहे। मोदी या भारत की चुनी हुई सरकार नहीं है। मिश्रा जी को ये याद नहीं होगा, मैं बताऊं उनको कि 1971 में जब साजिया पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और बांग्लादेश बना था, तो वहां के राष्ट्रपति निक्सन ने बेड़ा डलवाया था हिंद महासागर में। और इंदिरा गांधी, चूंकि उस वक्त हम इतने मजबूत नहीं थे और उस वक्त भी इंदिरा गांधी झुकी नहीं थी, तो वो देश की प्रधानमंत्री थी, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उस वक्त भी पूरा अमेरिकी सिस्टम जो था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ। यही बीबीसी जो है, जिसकी वकालत लोग बाद में कांग्रेसी करते रहे, वो उसके खिलाफ गया। जिस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने कईयों को जेल में डाला, आज अगर उनकी पार्टी भी ये चीज कहती है तो वो गलत है, क्योंकि ये भारत की अस्मिता की बात है। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लोकतांत्रिक ढांचे में आज भारतीय जनता पार्टी है, कल को कांग्रेस थी, कल दूसरी पार्टी आ सकती है। लेकिन अगर आपके देश के एक बड़े नेता और वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अगर अटैक करता हो, तो पहली बात वो व्यक्ति है कौन, और अगर हम उसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो फिर हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये अमूमन अमेरिका की रणनीति ऐसी रही है कि जब भी कोई देश विकसित होता है, और अब आप देखें कि अत्याधुनिक देशों की श्रेणी में हम खड़े हैं। ऐसा कह रहे हैं ना कि सब कुछ कांग्रेस ने करवाया। मनोज यादव जी, आपको भी ऐसा लग रहा है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने करवाया है? अरे कांग्रेस को चलता कर दिया मोदी जी ने। कहा मोदी जी ने कांग्रेस को मुक्त किया था, तो कांग्रेस क्या करा? मैं कांग्रेस को इतना ताकतवर मानता ही नहीं। ये जो बात कही जा रही है, उल्टी सीधी बात कह के और चीजों को घुमाने का प्रयास किया जा रहा। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से, विश्लेषकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब कोई किसी देश की कोई संस्था मोदी जी के बारे में सर्वे करती है और कहती मोदी जी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ गया, तो यही बीजेपी के प्रवक्ता आके टीवी चैनल पे उसका नाम ले लेके घंटों पुकारते हैं। कोरोना में जब स्थिति बिल्कुल बदतर आती थी, तब ये WHO का सर्टिफिकेट किया है। हम ही है, देखो कितना बेहतर है हमारा या कोई वातावरण नहीं। तो ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि उनको देश में विपक्ष आना दिखा रहा है। वो बात सही है कि तो जब कोई WHO या कोई संस्था मोदी की वाहवाही करती तब यही बीजेपी का। ठीक है मनोज यादव, राष्ट्रपति आ जाते आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस ऑडियो को फिक्स किया जाएगा। उसके बाद मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच इस समय की हेडलाइंस क्या है वो दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना, मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा, आसपास के इलाकों में छानबीन जारी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश का 24 घंटे में जारी हो अधिसूचना। पहली बैठक में हो चुनाव, मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकते वोट। अडानी हिंडनबर्ग सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का सील बंद लिफाफे में सुझाव देने से इंकार, केंद्र से कहा नहीं चाहते पक्षपात के लगे आरोप, अपनी ओर से करेंगे कमेटी का गठन। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस पर बीजेपी का बड़ा हमला, स्मृति ईरानी बोली, कहा पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए रची जा रही विदेशी साजिश, पीएम मोदी है जॉर्ज सोरोस के टारगेट नंबर 1। सह प्रायोजक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी।
तो मोदी विरोधी टूलकिट का हिस्सा आखिर कौन कौन है, इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा जारी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं। रतन शारदा जी का मैं रुक कर रही हूं। रतन शारदा जी, कुछ दिन पहले संजय गार्जियन ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया था। कहा था कि हमारे देश में कुछ विदेशी दूतावासों में पीएम मोदी को हटाने को लेकर के बैठकें हुई हैं और भी डिटेल्स थी। क्या लगता है आपको, कौन कौन मिला हुआ है, कहां कहां प्लानिंग चल रही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि जो 3 मीटिंग्स हुई जिसकी जानकारी है कि किस प्रकार से मोदी जी को हटाया जाए, जिसके अंदर पीआईओ भी थे, जिसके अंदर विदेशी राजनयिक भी थे और भी प्रोफेशनल थे, और किसी ने उसको इनकार नहीं किया। आप उसको जोड़ें, यहाँ जॉर्ज सोरोस की जो आर्मी है जिसके अंदर ऐसे ऐसे एनजीओ हैं जिन्होंने लगातार मोदी का विरोध किया, ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की मार्च में भी थे और राहुल गांधी के विरुद्ध पहले खड़े थे, आपके साथ खड़े थे। ऐसे लोगों को भी इसका आशीर्वाद है ये सोरोस का। और सोरोस, ओमडियार नेटवर्क और फोर्ड सभी के प्रिय वही हैं, चाहे वो कोई भी हो। और ये ऐसे लोग हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कौन ये बीच में बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बीच में बोल रहा है? एक सेकंड प्लीज, नाम लेता हूँ, रतन शारदा जी की बात पूरी हो जाए फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। मनोज जी प्लीज समय दीजिए। चिल्ला रहा है जो सोरोस के कहने के मुताबिक भारत के हिंदू समाज तमीज कैसे हो गई? ये कौन हो गया? ये कमीज उतार के कौन खड़ा है यहाँ? ये कमीज उतार के कौन खड़ा है? ये यूपी नहीं है, ये यूपी नहीं है आपका, ये टीवी स्क्रीन है। लखनऊ में आएगा तो आप डंडे निकाल लीजिएगा। अभी मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी का कह रहे हैं, ऐसी पार्टी है जिन्होंने हिंदू समाज तोड़ने के लिए तुलसीदास को गालियां दी, रामचरितमानस को जलाया, और जिसके कारण उस व्यक्ति को तो प्रमोशन मिली, लेकिन जिन्होंने काम इसके साथ नहीं, उनको एसपी समाजवादी पार्टी से निकाला गया। तो इनका एजेंडा और सोरोस के एजेंडा में फर्क नहीं है। दूसरी बात, मणि अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान ने जाकर आप हमारे साथ है, ये मोदी को हटाइए। कांग्रेस आज खड़ी है देश के साथ, राहुल गांधी खड़े हैं सोरोस के मैनेजर के साथ। और चक्कर क्या है, सोरोस को क्यों आना पड़ा कि वो सूचना, चाहे मुझे ऐसा लगता है हिडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग की रिपोर्ट में सोरोस का भी हाथ होगा, उसने भी पैसे कमाए होंगे, लेकिन जितना उसने सोचा था अड़ाई बर्बाद हुआ, उतना बर्बाद हुआ नहीं। उसका शेयर फिर भी बिके और ना ही शेयर मार्केट तबाह हुई। ये सब होने के कारण बड़े बेचैन है वो, इसलिए उनको लोगों के सामने आना पड़ा। और दूसरी बात है कि कांग्रेस केवल सब कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता कांग्रेस के लिए जिम्मेवार है जो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्ष, इनको सभी को सोरोस की मदद प्राप्त है। चाहे आप कोई भी सीए का मुद्दा लीजिए, गलत नैरेटिव करके इतने बड़े दंगे किए गए, फार्मर बिल लीजिए, उसके अंदर योगेंद्र यादव का रोल ले लीजिए, हर्ष बंदर का रोल ले लीजिए, खालिस्तानी एलिमेंट का रोल लीजिए, जो देश के विरोध में था, सबके पीछे फंडिंग सोरोस और जैसे ऐसे लोगों की है। आप चाहे तो देख लीजिए, ये लोग कहीं ना कहीं आपको उसकी ओपन फाउंडेशन के साथ में उनके कार्यक्रमों में मिलेंगे, या कहीं ना कहीं नहीं, तब तो उसमें चुनी हुई जो सरकार है, शारदा जी, जो चुनी हुई सरकार है हमारी, उसको एक्शन लेना चाहिए। ये तो लेना चाहिए, मैं कर रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर चुनी हुई सरकार है, कानून व्यवस्था है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी सरकार के ऊपर आरोप लगाता है और देश के विध्वंस में साजिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस बात को की तस्दीक आप करें कि पहले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सरकार ले, सारे लोग उनके साथ खड़े होना चाहिए। सरकार ने 2020 से लेकर सोरोस के द्वारा प्राप्त कोई भी अनुदान के लिए एफसीआरए की परमिशन दिलवाई, आपको पता नहीं इस बात को? ये उसी तरह एक स्टेप था ना, आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। तो फिर आप इसलिए कि कोई बोलता भी मत हो कि आप कंसल्टिंग एडिटर हैं, आप एंकर नहीं है, प्लीज मैं आपकी इज्जत करता हूं। नहीं, वो बात नहीं है, बात है आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। शरद जी, कोई उत्तर प्रदेश से बोलता है तो आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए ठीक है, हम पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। प्रियंका जी, हम पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। एक चर्चा चल रही है, गंभीर तरीके से इस चर्चा को करेंगे। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी वाला मुझे धमकी देता है पैनल के ऊपर बैठ के, ठीक है रतन जी, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, नहीं चलेगा। कोई बात नहीं सर, यहाँ पर सभी मैच्योर लोग हैं, सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए ताकि दर्शकों को भी सही बात सही तरीके से समझ में। अजय अरोड़ा जी, क्या ऐसे ही है क्या? एनजीओ के नाम कांग्रेस पार्टी, ठीक है रतन जी, आपके एनजीओ के नाम दो जिनको सोरोस की मदद मिली है, लॉयर्स कलेक्टिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, एमएआरजी। यही पॉइंट मैं समझना चाह रही हूँ। अजय अरोड़ा जी, क्या ऐसी तस्वीर है कि कांग्रेस पार्टी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ी हुई है, लेकिन राहुल गांधी सोरोस के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा है क्या? यही तस्वीर है, आप लोग कंफ्यूज है इस बात में? राहुल गांधी देश के साथ है, रतन जी को मालूम नहीं, इतने वर्षों से देश की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को आए हुए 9 वर्ष हुए हैं,
पूरे खून से सीखे हैं। 71 की बात कर रहे थे अमित जी, 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। हम तो ये बात कर रहे हैं रतन जी, आपने कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस नहीं, हमने तो रतन जी आपके मध्य नहीं बोला। रतन जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, रतन जी, बीबीसी को बैन किया इंदिरा गांधी, रतन जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, बीच में ना बोले आप। देखिए आपके बीच में बोलता तो आप बुरा मान जाते हैं। रतन जी मेरी बात समाप्त नहीं हुई, आप बुद्धिजीवी हैं, मेरी सुन लीजिए रतन जी, ये तो कोई बात नहीं। मैंने हर बहस में कहा कि इंदिरा जी ने बीबीसी को बैन किया और हम सबने उनका साथ किया। बिल्कुल किया, हमको मना कर रहे हैं। रतन जी हो गया प्रश्न, अब मेरा उत्तर दीजिए। हमने बैन किया, प्रधानमंत्री बैन कर दें, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने बैन किया, बिल्कुल बैन किया। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने बैन किया बीबीसी को, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आज देश के मुद्दे पे हम खड़े हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। अरे हमने ये तो नहीं कहा अभी आपकी डिबेट में अडानी का मुद्दा कितने दिन से डिबेट में चल रहा है, लेकिन आज मैंने अडानी की बात नहीं की कि प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, अडानी के पीठ पे प्रधानमंत्री का हाथ है। मुद्दा ये नहीं है रतन जी, मुद्दा ये है देश के खिलाफ, देश के लोकतंत्र, हमारे भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो हमें मान्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। अवधेश जी पॉइंट होना चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री पर आवाज उठेगी या राष्ट्रपति पर आवाज उठेगी तो हम सब एक होंगे, क्योंकि हमारे देश का सम्मान। ये बात सही है, लेकिन मेरे पास आपको पहले आना चाहिए था, मैंने बता दिया था मुझे डिबेट से 5:40 में जाना है, तो इसलिए पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन आपने 37 मिनट खड़ा करवाया है, मैं इतनी देर खड़ा नहीं होता। देखिए तीन बातें, अरे तो मैं को बुलाओ तो बात तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप खड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि ये ध्यान देने की जरूरत है, जॉर्ज सोरोस दुनिया में इतने प्रभावी व्यक्ति हैं कि कैपिटल मार्केट के आधार पर पॉलिटिक्स और दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका बोलना सामान्य नहीं। लेकिन सोचने की बात है कि वो आदमी भी 2 बातें कर रहा है कि एक तो नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के हिंसा के कारण नेता बन के यहां तक पहुंचे हैं, यही बात बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में आ रही है। दूसरी वो कह रहे हैं कि अडानी के कारण, चूंकि वहां के पूंजी मार्केट जो है नीचे आ रहा है, शेयर मार्केट, अडानी की प्रॉपर्टी घट रही है और नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे उनकी ताकत घटेगी और वहां लोकतंत्र आएगा। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आई है, तो इसीलिए कई बार जब हम लोग कहते हैं कि देश के अंदर की पॉलिटिक्स में आप लड़िए, लेकिन विदेश से कोई रिपोर्ट आती है वो अगर आपको थोड़ा अनुकूल लगता है उसके प्रति सचेत रहिए, क्योंकि कौन कहां किस रूप में इस समय भारत को हिलाने के नाम पर और अगर रिपोर्ट ला रहा हो कोई नहीं जानता है। यह तो संपूर्ण भारत को कि किसी के मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारण भारत ने 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुन दिया, यह तो यहां के मतदाताओं का भी अपमान है। जो मैं लास्ट बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत गंभीर विषय इसलिए है कि जॉर्ज सोरोस जब कोल्ड वार था तब भी उन देशों में, खासकर जो ईस्ट एशिया के देश थे, उन सब देशों, ईस्ट यूरोप के देशों में वो अपनी फंडिंग के आधार पर वहां प्रभावित करना, वहां के लोकतंत्र को, और उसमें बड़ा योगदान था कोल्ड वार में उनका, इसलिए छोटा आदमी नहीं है। ईस्ट एशिया क्राइसिस जो 1997 में हुआ था उसमें भी माना, उसमें स्पष्ट था, बल्कि महातिर मोहम्मद ने कहा ही, हर देश की मुद्रा को खरीदना, उसको कमजोर करना और फिर उसको लेके बेच देना, और उसके आधार पर ईस्ट एशिया क्राइसिस। तो मुझे यह लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस इस समय भारत के शेयर मार्केट को अपने लाभ की दृष्टि से प्रभावित करने में सफल नहीं हो रहे हैं। उनकी और उनके तरह के लोगों की लॉबिंग भारत में नहीं चल रही है इस समय, क्योंकि भारत उठ के खड़ा है। एक लाइन और कह रहे हैं, अंतिम पंक्ति है मेरी, कि मोदी के नेतृत्व में भारत अजीब देश है, जैसे मैंने क्वाड में रहता है और रूस से वो तेल ले रहा है। तो जाहिर है कि इस समय भारत की ताकत इतनी है कि भारत हिल डोल नहीं रहा है, उसके कारण बहुत सारी शक्तियां खड़ी हैं, उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए सोचने की जरूरत है, और ये एक बड़ी बात उसने कही है, इससे साबित हो रहा है कि दुनिया के पूंजीपति, दुनिया के एनजीओ, अनेक राजनेता, अनेक देश भी और मीडिया संस्थान भी इस समय नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के 2024 के पहले भारत को अस्थिर करके सरकार बदलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके प्रति हमको सचेत रहना। ठीक है, इसके प्रति हमको सचेत रहना होगा। प्रियंका राणा, आपका कमेंट।
जी देखिए, जॉन सोरोस कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन हमारे देश से बड़ा नहीं है, भारतवर्ष से बड़ा नहीं है। और ये कहना कि भाई उसकी वजह से हमारे देश के अंदर कोई भी इफेक्ट आने वाला है, तो ये तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी या उनके जो भी प्रवक्ता हैं वो इतने डरने लगे कि हर बात में डर लगता है। भगवा रंग से डर लग जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये मुस्लिमों से डर लगने लग जाता है। हमारे देश के अंदर हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकारी तंत्र है, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमारी सरकार इतनी मजबूत है। आप खुद ही तो दम भरते हैं। 56 इंच का सीना किसने कहा था? क्यों नहीं आप इन लोगों को हैंडल करते हैं? अगर राहुल गांधी के साथ भी कोई खड़ा है, ऐसा व्यक्ति जो देश के विरुद्ध काम करता है, तो उसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं कर देते हैं? तो इस तरह की कमजोर और इस तरह की बातें करके आप खुद को कमजोर दिखा रहे हैं, देश को कमजोर दिखा रहे हैं। देश के बाहर का व्यक्ति हमारे देश के अंदर इतना बड़ा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ना ही हमारी राजनीति को हैंडल कर सकता है। जब तो सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पास 2024 के लिए मुझे बताइए मुद्दे, उन्होंने जो वादे किए थे, आमदनी दुगनी होने का, किसानों की नौकरियां देने का 2 करोड़, तो आपको लगता है दे पाई है? इन मुद्दों से आप भ्रमित कर रहे हैं, इधर उधर की बात करके मिल जाएगा बीजेपी को। इन मुद्दों से कैसे फायदा होगा ये भी समझा दीजिए। उनके पास बोलने के लिए है क्या? मैं आपको बता चुकी, स्मृति ईरानी के पास। आप बताइए ना, महिलाओं का कभी मुद्दा उठाया? जब किसान थे उनको भी आतंकवादी, तब भी टूल किट की बात की गई थी, फिर उसके बाद किसान बिल वापस क्यों ले लिए गए? किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह से आप अपने ही देश की जनता को नकार रहे हैं। आप मूलभूत समस्याओं पे बात कीजिए, आज आप नौकरियों पर बात कीजिए, आप महंगाई पर बात कीजिए, आप किसानों की जो फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं उन पर बात कीजिए। देश के अंदर मिश्रा जी, ये ठीक नहीं है। आप लोग किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कितनी नाराजगी है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। साजिया जी, आप 5 बजे प्रोग्राम कौन सा चलाएंगे ये बीजेपी तय नहीं करती, ये तो आप ही तय करती हैं। आपने इस प्रोग्राम में बोला इसलिए हम आए हैं। आप ये समझिए कि भारत, लेकिन जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। फ्रेजाइल 5 में होता था 2014 के पहले इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन में, आज टॉप की 5वीं इकोनॉमी बन गया है। ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे देश का विपक्ष हो और चाहे बाहर की टूल किट हो, चाहे सीए का मामला ले लीजिए, चाहे आर्टिकल 370 का मामला ले लीजिए, देश प्रगति करे सबको अच्छा लगता है। हम यही कह रहे हैं, देश प्रगति करे, उन्नति करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश भारतवर्ष जो है, सारी देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर उंगली उठाता है, लेकिन बात अब आम जनता की होनी चाहिए, मूलभूत समस्याओं की होनी चाहिए। इधर उधर के मुद्दे मत उठाइए। युवा परेशान है, चुप करवाइए। कोई तरीका होता डिबेट का? ठीक है, आप एक एक मुद्दा देख लीजिए, चाहे सीए को देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 370 देख लीजिए, चाहे रोहिंग्या का मामला लीजिए, चाहे रफाल डील हो जी, चाहे इस्लामिक टेररिज्म की बात हो इंडिया में, चाहे हर्ष मंदिर हो, चाहे फार्मर बिल हो, इन सब में सोरस ने इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है, जो इस टूल किट को प्रूव करता है। मैं सिर्फ भारत में नहीं, अलग-अलग कंट्रीज और भी कंट्रीज का डेटा इनफैक्ट मेरे पास, और वो देखें कि वो किस तरह का इकोनॉमिक अफेंडर है। कंट्रोल हो जाता है, आपके घर काट के हाथ में हाथ रखकर बैठा है, ग्रोथ हो रही वो है, निकम्मा हो चुका है, हर आदमी घबरा रहा है। मिश्रा जी, आपका घर काट का है, दूसरे पे पत्थर मत फेंकिए। आपका घर काट का है, दूसरे पे पत्थर मत फेंकिए। आप देश का नुकसान कर रही हैं, देश की जनता को गुमराह कर रही हैं। यही देश की जनता का नुकसान तो हम ही लोग करते हैं सर। अगर आपसे सवाल पूछ ले, अगर आपको मूलभूत समस्या गिनवा दे अपनी, तो देश की नुकसान हम लोग ही करते हैं। जो आम जनता है आज परेशान है और वही देश का नुकसान कर देती है। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कभी आप सही मुद्दों पर जवाब नहीं देंगे। आप कभी मिस्टर जे को ले आएंगे, कभी मिस्टर ए को ले आएंगे, कभी हिंडन उसको ले आएंगे। अरे सर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि 370 हटा, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को आपने दोबारा से वहां पर स्थापित किया क्या? लद्दाख ने 370 को अपनाया था, उसके बाद आपने लद्दाख की समस्याओं को सॉल्व किया। वहां क्यों लोग धरने पर बैठे हैं? आप लोग कभी इन मुद्दों पर जिक्र नहीं करेंगे। चाइना पे आप बात करने को तैयार नहीं है। वहां पर किस तरह से जो आपकी कि सारे मुद्दों को छोड़कर मिश्रा जी, आप लोग मूलभूत समस्याओं पर बात कीजिए। जब चाइना की बात आती है, एसपी रिपोर्ट लीक हो जाती है, उन पर आप बात नहीं करते हैं। पेट्रोलिंग एरिया जो है उनको आप जो है बफर जोन बना देते हैं, उस पर ऐसे बात है। जनता को जवाब सैटिस्फैक्शन एटलीस्ट नहीं मिल पाएगा अगर इस प्रकार से आप बहस करेंगे। मुद्दों पे हमेशा मिश्रा जी, आपको भी मैं यही कहूंगी और प्रियंका जी मैं आपको भी यही कहूंगी, एटलीस्ट एक एक करके बात रखिए ताकि आपकी बात सही तरीके से जनता सुन सके। लौटूंगी मैं आपके पास। मनोज यादव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रखिए प्लीज मनोज जी। देखिए, अभी रतन शरद जी ने कुछ कहा है कि हमारे पास डेटा है
और कहां से कौन फंडिंग कर रहा है एनजीओस को, मैं अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के, कृपया मोदी जी को दे दीजिए और मोदी जी उस पर कार्रवाई करें। आपके पास डेटा है और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे पास इतने डेटा यहाँ फंडिंग हुई और बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये क्या देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश में बीजेपी भी शामिल है क्या? मैं ये मेरा सीधा सवाल है, ये बात तो कह रही मनोज जी, इसी का एक्शन था जो पीएफआई पे बैन लगा, इसी का एक्शन था कि केरला के अंदर अभी छापे पड़े, एनआईए ने आईएसआईएस के टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। यही मोदी सरकार की ताकत है कि उसने पीएफआई को बैन किया। अभी कल की परसों की न्यूज देख लीजिए आप, केरल में जिस तरह से आईएसआईएस के टेररिज्म के ऊपर एनआईए का छापा हुआ, यही एक्शन है। जिस तरीके से कश्मीर को भारत में जोड़ा गया, ये एक्शन है। जिस तरीके से इंडिया 5वीं इकोनॉमी बनी, ये ताकत है। यही मोदी सरकार की ताकत है। ठीक है या जो मनोज जी को सुन लीजिए ताकत है। नहीं देखिए, बीच में मैं नहीं किया जाए, मैं महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूँ। मनोज जी आपकी आवाज कट के आ रही है। मनोज जी आपकी आवाज कट के आ रही है। बीजेपी शाजिया जी इनकी आवाज आ रही है। मनोज जी को ऑडियो फिक्स किया जाए। मैं लौटूंगी मनोज जी आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अमित जी, सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि एक नहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चाइना और अडानी का मुख्य मुद्दा है, जिस पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। हालांकि हो हंगामा भी हो रहा था सदन में, जो आपने और मैंने तस्वीरें आपने तो ग्राउंड जीरो से देखी कि किस प्रकार से हंगामा होता रहा, जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और उन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो फिर सवाल तो उठेंगे सरकार पर ही। बिल्कुल, ये बात जब आपने शुरुआती दौर में संसद का सत्र चल रहा था, साजिया आपको याद होगा, आपने पूछा था और मैंने ये बात कही थी कि सरकार जब भी ऐसे प्रकरण हुए हैं, और कोई पहली बार इस तरह के प्रकरण नहीं हुए हैं, घोटाले का सिलसिला जो है बहुत अरसे से शुरू हुआ और फिरोज गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। फिरोज गांधी ने एक फर्म जो वेस्ट बंगाल की फर्म थी उस पर 1.5 करोड़ का आरोप लगाया था और वित्त मंत्री को इमीडिएट उस पर सफाई देते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये एक प्रक्रिया है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि अगर आरोप लगा तो आप यानी सरकार में जो पक्ष है वो उस आरोप के विषय में खुलकर सामने आए। भारत और कांग्रेस लगातार, यानी आपने देखा होगा विपक्ष के 16-17 दल लगातार मीटिंगें करते रहे, जेपीसी की मांग, संसद नहीं चलने देना, फिर बजट पर चर्चा हुई और बजट पास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए और उन भाषण में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो देश की अस्मिता को और ऊपर बढ़ाती है। लेकिन सवाल फिर लौटकर वहीं आ जाता है और जिस बात की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई बाहरी ताकत कोई विषय को रखती है तो उस विषय पर देश को एकजुट रहना चाहिए और अमूमन वो राजनीतिक दलों के बीच वो एकता दिख भी रही है। लेकिन अगर राजनीतिक दल के कुछ सवाल हैं तो उस सवाल के जवाब कौन देगा, क्योंकि सरकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो सरकार की मतलब बुनियादी चीज होती है कि वो सदन को चलाए, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे, और नहीं देगी तो ये बदस्तूर जारी रहेगी। और इसी बदस्तूर जारी रहने की जो चीज है साजिया, इसी का फायदा विदेशी एजेंसियां उठाती हैं, क्योंकि आपके घर में जो सवालात हैं वो अमूमन वैसे ही खड़े रह गए, जवाब मिल नहीं रहे हैं तो उनको लगता है कि इंटरवेन किया जाए। इतने बिखरे हुए दूसरे तो फायदा उठाएंगे। मनोज यादव जी, यही हो रहा है ना, हम आपस में ही तू मैं लगे रहते हैं। आजिया जी, विपक्ष हमेशा देश के खिलाफ अगर कोई साजिश होगी तो आपके साथ खड़ा हुआ, लेकिन सरकार को भी विपक्ष को कम से कम वो सवाल पूछने का तो मौका दो। अगर हम अडानी पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप कहां हो? आप संसद को रद्द कर देते हो, महीने भर के लिए खत्म। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो हम विपक्ष क्या समझेगा भाई कि देश किस दिशा में जा रहा है? और अगर सही दिशा में देश नहीं जा रहा है तो जितनी जिम्मेदारी आपको देश को आगे ले जाने की है, उतनी जिम्मेदारी जनता ने हमको भी विपक्ष के रूप में डाला है कि देश सही दिशा में जाए। और सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। सरकार हमारा मफाद चाहती है। कोई राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी वाला गुंडा कहता है टीवी चैनल पर बैठ के, इस तरह की बातें विपक्ष के लिए कही जाएंगी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शाजिया जी, जो बात धर्मेंद्र जी ने कही, जो अमित जी ने की, विपक्ष को देश के प्रति, हमारी संख्या कम है, हम चुन के आए हैं जितनी भी संख्या है, और वो आवाम चाहती है देश की, हम उनकी बात रखें एज ए कुशल विपक्ष। अगर विपक्ष अडानी की बात संसद में नहीं करेगा, सदन के पटल पे नहीं, तो किससे करेंगे हम चर्चा किससे करेंगे? और ये बात भी ठीक है, अगर बार बार चर्चा होगी तो हमारे देश के अंदर से कमजोरी नजर आती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री जी की से अपील करते हैं, के शर्मा जी के माध्यम से,
कि हमारी बात वहां तक पहुंचा दें, कृपया सदन को के चलाएं, मिश्रा जी। हमारी बातों का उत्तर दें। बिल्कुल, हमारी बातों का उत्तर दें। हमें कोई लड़ाई नहीं है प्रधानमंत्री से, हमारी बातों का उत्तर दे दें। इससे ज्यादा समय नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। भारत 24 पर पब्लिक है, सब जानती है मैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अंत में यही कहूंगी कि हम चाहे कितनी भी चर्चा कर ले, बहस कर ले, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो पब्लिक है, सब जानती है।